हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है अपना राइल्स ट्यूब, जिसको हम एनजी ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं। तो आज हम सारा सब कुछ राइल्स ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे रीज़न। रीज़न मीन्स किस पर्पज़, क्यों डालते हैं हम राइल्स ट्यूब। तो देखते हैं। फर्स्ट रीज़न है इसका टू फीडिंग, मीन्स पेशेंट को फीड के पर्पज़ से, कि उसको फीड अच्छे से पेशेंट को दी जाए, इस पर्पज़ से। नेक्स्ट है टू इन्वेस्टिगेट गैस्ट्रिक कंटेंट, जो गैस्ट्रिक के अंदर कोई भी कंटेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम डालते हैं, ताकि उसके गैस्ट्रिक अपने स्टमक के अंदर डालेंगे और एस्पिरेट करके वहाँ का जो भी कंटेंट है उसको लेबोरेटरी में भेजकर और हम पता लगा सकें एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज मीन्स लेना, गैस्ट्रिक गवाज, गवाज मीन्स गिवन, देना। ठीक है। गैस्ट्रिक लवाज में क्या करेंगे हम, पेशेंट के अंदर से हमें बाहर निकालना होता है, राइल्स ट्यूब डाल के पेशेंट के स्टमक का सारा बाहर निकालना होता है। तो ये हो गए इसके सारे रीज़न। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में, कि किस किस कंडीशन में हमें एनजी ट्यूब या राइल्स ट्यूब डालने की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट देखते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट। अगर कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उस कंडीशन में हम राइल्स ट्यूब डालेंगे। ठीक है। क्योंकि कॉन्शियस ही नहीं है पेशेंट, अगर कॉन्शियस होगा तो हम ओरली उसको फीड भी करवा सकते हैं, ओरली मेडिकेशन भी दे सकते हैं। हमें एनजी ट्यूब डालने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब पेशेंट कॉन्शियस नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट हु इज़ अनेबल टू टेक ओरली, जो कोई पेशेंट ओरली नहीं ले सकता, बाय माउथ से नहीं ले सकता, कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से वो मुंह से नहीं ले पा रहा, लगा लो ओरल सर्जरी हुई है या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम राइल्स ट्यूब पेशेंट को डालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। इस कंडीशन में जब बाय बर्थ बच्चे को क्लेफ्ट ये एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में भी हमें राइल्स ट्यूब डालनी होती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर बात करें हम राइल्स ट्यूब डालते हैं तो राइल्स ट्यूब के बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, मीन्स किस किस कंडीशन में हमें राइल्स ट्यूब पेशेंट को नहीं डालनी होती। तो फर्स्ट है TEF, ट्रेकियोइसोफेजल फिस्टुला। ठीक है। क्या होता है, अगर सपोज दैट ये देखो अपना यहाँ पे है ट्रेकिया और ये इसके पीछे यहाँ पे साथ में है ईसोफेगस। फिस्टुला मीन्स यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे अगर ऐसे ये मान लो ट्रेकिया है और ये है पीछे वाली ईसोफेगस। फिस्टुला मीन्स यहाँ से बीच से इनके बीच में ओपनिंग हो जाएगी। तो अगर यहाँ से हम राइल्स ट्यूब डालेंगे तो फिर वो कंटेंट सारा इधर ट्रेकिया में भी आ सकता है ना, तो इसलिए हम इस कंडीशन में राइल्स ट्यूब नहीं डालते। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक सर्जरी। देखो गैस्ट्रिक सर्जरी मीन्स स्टमक में कोई भी सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में भी हम राइल्स ट्यूब नहीं डालते। देखो सपोज दैट ये अपना है स्टमक, डायग्राम तो मेरे बहुत ही बुरे होंगे। ठीक है। ये है स्टमक अपना और इसकी सर्जरी हुई है अंदर और यहाँ पे लगे हुए हैं ऐसे स्टिचेस। ठीक है। अगर यहाँ से हम राइल्स ट्यूब डालते हैं, यहाँ से अगर हम राइल्स ट्यूब डालते हैं, तो राइल्स ट्यूब जब डालते हैं तो उसमें हम एस्पिरेट भी करके देखते हैं गैस्ट्रिक कंटेंट। अगर हम एस्पिरेट करेंगे तो यहाँ की ये स्टिचेस जो हैं इनके खुलने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए गैस्ट्रिक सर्जरी में हमेशा राइल्स ट्यूब कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। ठीक है। कभी भी गैस्ट्रिक सर्जरी में हम कभी भी राइल्स ट्यूब नहीं डालते। नेक्स्ट है आर्टिकल, मीन्स हम जब भी कभी भी राइल्स ट्यूब डालते हैं तो हमें किस किस आर्टिकल की ज़रूरत होती है। ठीक है। फर्स्ट है आरटी, राइल्स ट्यूब। तो राइल्स ट्यूब की अगर बात करें तो हम देखो अडल्ट, चिल्ड्रन और इन्फेंट के अकॉर्डिंग हमें साइज को लेना होता है। ठीक है।
अडल्ट के लिए अगर बात करें तो हम 16 to 18 फ्रेंच। देखो फ्रेंच क्या होता है, फ्रेंच होता है ये सपोज दैट कोई भी ट्यूब है, ठीक है, तो इसका जो ये ल्यूमन होता है ना आगे का ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कि ये किस फ्रेंच का है। इस ल्यूमन के साइज के अकॉर्डिंग ही हम इसको जज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट को इंसर्ट करते हैं। तो 16 to 18 फ्रेंच की अगर हम लेंगे राइल्स ट्यूब तो वो डालेंगे अडल्ट के लिए। और अगर चिल्ड्रन की बात करें तो 12 to 14 फ्रेंच हम चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं। और इन्फेंट की अगर बात करें तो 8 to 10 फ्रेंच इन्फेंट के लिए। इन सब में 4 माइनस करते चले जाना, तो ये होते हैं राइल्स ट्यूब के आर्टिकल में है। ये फर्स्ट हो गया अपना, क्या हो गया, राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब के ये मैंने साथ में साइज बता दिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन भी नोट कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है, 1 फ्रेंच इज इक्वल टू कितने mm के इक्वल होता है। 1 फ्रेंच इज इक्वल टू 0.3 mm। 0.3 mm के इक्वल 1 फ्रेंच होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिगोकेन जेली, हम आर्टिकल में क्या रखेंगे, फर्स्ट तो हो गया अपना आर्टी राइस ट्यूब, सेकंड हो गया लिगोकेन जेली, लिग्नोकेन जेली। अच्छा, लिग्नोकेन जेली अगर पूछा जाए कि लुब्रिकेशन के लिए करते हैं या फिर एज ए एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं, तो याद रखना हमेशा लिग्नोकेन जेली को हम फॉर लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी है कि लुब्रिकेशन के लिए तो हम और कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं ना, सपोज दैट कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल यूज़ क्यों नहीं करते हम, वो भी तो कर सकते हैं ना। तो देखो क्या रीज़न होता है कि अगर मान लो हम यहाँ से, ये है अपना ट्रैकिया, ठीक है, और ये है पीछे ईसोफेगस, तो क्या करते हैं हम जब राइस ट्यूब डालते हैं तो ईसोफेगस में ही डालते हैं ना, ये तो है नहीं, ट्रैकिया में डालते हैं। ईसोफेगस में ना जाने की बजाय अगर बाय चांस ट्रैकिया में राइस ट्यूब आ जाए, ऐसा तो है नहीं कि भी नहीं आ सकती, आ सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इधर ये यहाँ पे है अपना ट्रैकिया के नीचे, यहाँ से हो गया अपना ये लंग्स, ठीक है। तो देखो अगर इधर हमने लंग्स में सपोज दैट यहाँ पे आ गई अपनी राइस ट्यूब और उसके ऊपर अगर लगा रखा है हमने ऑयल, ऑयल से अगर हमने उसको लुब्रिकेट कर रखा है तो वो लंग्स में जा कर के यहाँ पे जो ऑयल डिपॉजिट हो जाएगा वो इरिटेशन कोज कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को फ्लूइड कलेक्शन और उसकी वजह से पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। इसीलिए हम ऑयल को यूज़ नहीं करते। लिग्नोकेन जेली का क्या होता है, अगर इसके ऊपर हम लिग्नोकेन जेली लगाते हैं तो जो लिग्नोकेन जेली की कंपोजिशन होती है वो हमारे जो नेजल सिक्रीशंस होते हैं उनकी कंपोजिशन के इक्वल होती है, तो वो इरिटेशन कोज नहीं करती, इसलिए हम हमेशा लुब्रिकेशन के लिए लिग्नोकेन जेली को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप लेंगे, सिरिंज लेंगे, ये तो सब पता ही है, ठीक है। स्टेराइल ग्लोव्स लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन की, मीन्स किस किस कंडीशन में फीडिंग के टाइम पे और इंसर्शन के टाइम पे कौन कौन सी पोजीशन हमें पेशेंट को देनी होती है। तो ड्यूरिंग अगर इंसर्शन की बात करें, मीन्स हम पेशेंट को ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं तो कौन सी पोजीशन देंगे, तो फर्स्ट होगी अपनी हाई फाउलर पोजीशन या फिर सिटिंग पोजीशन। नीचे मैंने इमेज दे रखी है, मैं दिखाऊंगी, ठीक है। और ड्यूरिंग फीडिंग की अगर बात करें, जब हमें फीड देनी होती है पेशेंट को उस टाइम को देते हैं लो फाउलर या फिर सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है। देखो मैं इधर आपको इमेज में दिखाती हूँ, जो ये है अपनी यहाँ पे, ये है सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है। इसमें पेशेंट को ये यहाँ पे फीड प्रिपेयर करके ऊपर इधर इस पे यहाँ पे टांग देंगी और ये पोजीशन है अपनी सेमी फाउलर पोजीशन। इसको थोड़ा और नीचे करेंगे तो लो सेमी फाउलर पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट वाली मैंने दिखाई है आपको पोजीशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग इंसर्शन। जब हम राइस ट्यूब डालते हैं तो कौन सी पोजीशन देते हैं,
तो ये है अपनी हाई फाउलर या फिर सिटिंग पोजीशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं चॉइस ऑफ नोस्ट्रिल। मीन्स देखो ये नोज होता है अपना, ठीक है, ये लेफ्ट नोस्ट्रिल होता है, ये मीन्स पेशेंट ये होता है राइट नोस्ट्रिल, ये होता है लेफ्ट नोस्ट्रिल। ठीक है, तो कौन से नोस्ट्रिल की प्रेफरेंस देते हैं? तो प्रेफरेंस के लिए हमेशा याद रखना, हम हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल की प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं? देखो, क्योंकि इधर जो ये वाला होता है ना राइट वाला नोस्ट्रिल, इसके इधर से यहाँ पे सेप्टम डेविएशन होती है। सेप्टम डेविएशन होने की वजह से अगर इधर से इंसर्ट करेंगे तो इधर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हम हमेशा लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रेफरेंस देते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लेसमेंट चेकिंग। मीन्स हम राइल्स ट्यूब सही पोजीशन पे है ये कैसे पता करेंगे? तो देखो, एक्सरे इसका एक कंफर्मेटरी चेकिंग मेथड होता है कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि राइल्स ट्यूब एक्चुअल पोजीशन पे है या नहीं है। नेक्स्ट होता है एस्पिरेशन। अगर मान लो स्टमक में होगी, एक्यूरेट जगह पे होगी, तो एस्पिरेट करेंगे और कंटेंट को हम देखेंगे कि उसकी पीएच एसिडिक है या एल्कलोसिस है। ठीक है, अगर एसिडिक है तो कॉमन सी बात है वो स्टमक के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन जो हम हमेशा करते ही हैं, ठीक है, सिरिंज से एयर पुश करके देखते हैं, स्टेथोस्कोप को स्टमक पे रख के फिर हम साउंड पता करते हैं कि वो एक्चुअल पोजीशन पे है या नहीं है। नेक्स्ट है एयर बबल। एयर बबल से कैसे? अगर देखो यहाँ पे ये है, ये डाल रखी थी राइल्स ट्यूब, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये बाहर की साइड है, अंदर इंसर्ट करने के बाद जो इस ये वाला पार्ट है, इसको हम एक पानी के गिलास में, पानी के कंटेनर में रखेंगे, तो अगर वो ट्रैकिया में होगी तो एयर निकलेगी और जिसकी वजह से वहाँ से ऐसे ऐसे बबल्स निकलेंगे। अगर वो स्टमक में होगी तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। मीन्स राइल्स ट्यूब के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? अगर हम राइल्स ट्यूब डालते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पेशेंट को? तो फर्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो कॉमन सी बात होगा, क्योंकि देखो ये देखो इधर अगर मान लो ये देखो यहाँ पे है ये अपनी राइल्स ट्यूब, ठीक है, राइल्स ट्यूब ये है अपनी, यहाँ से ये ओपनिंग है, तो ये राइल्स ट्यूब है ना, तो यहाँ से ये ओपन पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से अगर बाय चांस भी थोड़ा बहुत कंटेंट अगर रह गया, एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी है, जब भी कभी भी हम फीड देंगे तो उसके आफ्टर फीड हमें हमेशा 20 to 30 ml वाटर ज़रूर देना होता है, क्योंकि जिससे ये पाइप है ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए, इसके अंदर कोई भी कंटेंट ना रहे, ब्लॉकेज ना हो। अगर कंटेंट भी रहेगा तो वो उसके अंदर अच्छे आराम से बैक्टीरिया वगैरह कोई भी ग्रो कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमें बाद में हमेशा वाटर से उसको अच्छे से फ्लश करना होता है। तो फर्स्ट हो गया इन्फेक्शन, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है वोमिटिंग। वोमिटिंग भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, और वोमिटिंग होगा, अगर फीलिंग होगी, वोमिटिंग होगा, तो उसकी वजह से उसको एस्पिरेशन की भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बंदा एस्पिरेट भी कर सकता है वोमिटिंग के साथ। नेक्स्ट है ट्यूब स्टीनोसिस और ब्लॉकेज, ये मोस्ट कॉमन देखा जाता है, ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। ट्यूब कभी भी मीन्स स्टीनोसिस क्या होता है कि ऐसे है तो वो आगे जाके ऐसे मीन्स कहीं से भी मुड़ जाएगी या ब्लॉकेज हो जाएगी, ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं वेराइटीज़ ऑफ ट्यूब्स। मीन्स राइल्स ट्यूब की क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है, मीन्स किस किस वैरायटी की ट्यूब होती है। मार्केट में बहुत सारी वैरायटी की ट्यूब होती हैं। तो फर्स्ट मैं लेके आई हूँ यहाँ पे लेविन ट्यूब। तो देखो लेविन ट्यूब क्या होती है, एक सिंगल ल्यूमन ट्यूब होती है। ठीक है,
ये मैं इसकी इमेज लेके आई हूँ, देखो। और इसके नीचे यहाँ पे 2 ये छोटे छोटे होल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक ये इसके होते हैं 2 होल, ठीक है। ये होती है सिंगल ल्यूमन, जिसका नाम होता है लेविंग ट्यूब। इमेज के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है स्लैम सम ट्यूब, ये होती है डबल ल्यूमन। इसकी इमेज में लेके आई हूँ, ये देखो डबल ल्यूमन। एक से क्या करते हैं हम अंदर डालते हैं, एक से बाहर एस्पिरेट करते हैं। नेक्स्ट है डोब हफ ट्यूब। ये तो डोब हफ ट्यूब में कुछ नहीं होता, इसमें नीचे ये मेटल लगा होता है। और इस मेटल का रीज़न भी क्या होता है कि ये थोड़ा हैवी होता है, तो ग्रेविटिकल फोर्स के अकॉर्डिंग ये स्टमक में एक ही जगह अपनी प्लेसमेंट बना के रखता है। इधर उधर या फिर बाहर निकलने के चांसेस इसके बहुत कम होते हैं, इसलिए ये एक मतलब कॉस्टली भी पड़ती है ये वाली ट्यूब, डोब हफ ट्यूब। तो आज के में इतना ही था फ्रेंड्स। आई होप आपको राइल्स ट्यूब समझ में आया होगा। और राइल्स ट्यूब में एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमें, जब भी हम एस्पिरेट करके देखते हैं ना, तो उसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर कंटेंट 100 ml से अधिक आ रहा है तो हमें हमेशा उसको विदहोल्ड करना है नेक्स्ट फीड को। अगर फीड दे रहे हैं उससे पहले एस्पिरेट कर रहे हो और अगर कंटेंट 100 ml है तो हमें विदहोल्ड करनी है, फीड नहीं देनी है पेशेंट को, ठीक है। और अगर मान लो कभी भी ये जो कंटेंट हम एस्पिरेट करते हैं तो इसको डिस्कार्ड नहीं करना होता, इसको हमें वापस से पेशेंट के अंदर इंसर्ट करना होता है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही निकाल के बाहर डालते रहे तो पीएच इम्बैलेंस हो सकती है और पेशेंट एल्कलोसिस में जा सकता है। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी कंटेंट हम एस्पिरेट करते हैं उस हाँ एक्सेप्ट वोमिटिंग, अगर पेशेंट को वोमिटिंग की फीलिंग आ रही है ना तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं बाहर। अदरवाइज़ हमें कभी भी जो एस्पिरेट किया है उस कंटेंट को बाहर नहीं डालना, वापस स्टमक में डालना है, ठीक है। तो आज के में फ्रेंड्स इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।